नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नए हफ्ते की शुरुआत हो गई है। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें ऐसी खबरें हम आपको दिखाते हैं, ऐसी खबरों का विश्लेषण करते हैं जो अमूमन आपको किसी भी न्यूज़ चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेगी। बावजूद इसके कि वो खबर या मैं कहूं वो खबरें सीधे आपसे जुड़ी होती हैं, आपसे सरोकार रखती हैं। आपकी आमदनी, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी ये तमाम खबरें हैं। न्यूज़ दैट यू कैन यूज। और ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए देश के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर, और ये आम दर्शक के लिए है, जबकि ये तमाम अखबारों ने इसको कवर भी नहीं किया है, चैनल्स पर तो ये दिखाई भी नहीं जाएगी। सेकेंड हाफ में, दूसरी छमाही में हो सकता है कि सरकार अपने घाटे को मोनेटाइज करे। सरल भाषा में, जो घाटा है, जो टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, संकट काल है, संक्रमण काल है, सरकार नोट छाप सकती है। सरकार और नए नोट छाप सकती है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि देखिए, 3 साल पूरे हो रहे हैं कल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के। इसे गुड एंड सिंपल टैक्स भी बनाना था, पर यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे स्लैब्स हैं, 5-5 स्लैब अभी हैं, और कौन सा गुड किस कैटेगरी में आता है, इसको लेकर आज भी वाद विवाद है। केंद्र और राज्यों के बीच भी तकरार होता है। तो इसके बारे में सिद्धार्थ से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता। इसके अलावा हम अर्थव्यवस्था की भी बातें करेंगे, हम सीपी की बात करेंगे। देश का दिल है दिल्ली, और दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस। वहां पर बार्स, रेस्टोरेंट्स अब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। खान मार्केट की हमने बात की थी। आजकल खान मार्केट बड़ी चर्चा में है ना। खान मार्केट गैंग है, तथाकथित नक्सलियों का गैंग है, जो सरकार के खिलाफ बोलता है, खामखा की खबरें वो चलाता है। मैं सीपी की आज बात करने वाला हूं। कुछ ग्रीन शूट्स भी मिल रही हैं। जो हमारी रूरल इकॉनमी है, गांव देहात में जो कोरोना से पहले के ग्रोथ लेवल्स थे, जो कंजम्पशन, जो खर्च था, वो लेवल रीच होता दिख रहा है। इसके अलावा अब एम्प्लॉयज की जरूरत महसूस करने लगे हैं तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज और तमाम एमएसएमईज भी। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ, सबसे पहले मेरे हिसाब से आज की सबसे बड़ी खबर, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट लाइकली इन सेकेंड हाफ ऑफ FY21। यानी कि हमने, देखिए, शुक्रवार को भी एनके सिंह वाली खबर भी ली थी, जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, कि भैया आपको ना ये फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा, डेट को भी थोड़ा मोनेटाइज करना पड़ेगा। उसी और सरकार अब आती दिख रही है क्या, कि हो जाए वित्तीय घाटा, बढ़ने दो, बढ़ने दीजिए उसे, आप नोट भी छाप सकते हैं। अब नोट छापने की बारी भी आ रही है, तैयारी हो रही है क्या? देखिए, तैयारी हो रही है, तैयारी पे चर्चा भी हुई थी, और ये विषय मैं आपको बताऊंगा कि इस पे रिजर्व बैंक के गवर्नर तक ने संकेत दिए हैं, कुछ अलग भाषा प्रयोग करके। ये कोविड से पहले भी कई बारी ये सोचा जा रहा था कि अपनी इकोनॉमी को हम कैसे एक हायर ग्रोथ पाथ पे ले जाएं, और उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें। देखिए, इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल इस वर्ष शुरू हुआ और 31 मार्च अगले वर्ष समाप्त होगा, इस बारी केंद्र और राज्यों का, सेंटर और स्टेट्स का मिला के जो घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, ये 12% होगा। और ये 12% कम से कम अनुमान है। कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये 15% तक जाएगा। अब इसका मतलब है कि अगर इतना बड़ा केंद्र और राज्य बोरोइंग करेंगे तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा। नॉर्मली जो बोरोइंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो पैसा लगाते हैं। इस बारी अब स्टेट्स को भी आपने देखा होगा अनुमति दी गई है एक पूंजी तक बोरो करने के लिए। तो
इस सारे का मतलब ये है कि जो मार्केट में बोरोइंग है उसके लिए ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर भी बोरोवर है, तो इतना पैसा ही एक प्रकार से सिस्टम में नहीं होगा और इसके कारण इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगी। दूसरा इसमें विषय जुड़ता है कि जब इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट आता है तो उसकी एक रेटिंग्स पे मार लगती है और उसका एक इन्फ्लेशन से लिंकेज देखा जाता है बिल्कुल होता है विश्व भर में। और उसके चलते संदीप, ये डर रहता है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो हमारे मार्केट को और इसकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड को रीइवैल्यूएट करेंगे। और अभी हम लास्ट ग्रेड पर हैं, जंक से बिल्कुल एक ऊपर पायदान है ज्यादातर रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से। हम अब इसमें तीसरी जुड़ी हुई बात है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी ग्रोथ कम हो रही है और इस तिमाही में जो अभी 2 दिन में समाप्त होने वाला है, 1 दिन में समाप्त होने वाला है, इसमें हम ये मान के चले कि ग्रोथ नेगेटिव होगी। चर्चा ये हो रही है कि ग्रोथ 15% नेगेटिव रहेगी कि 25% नेगेटिव रहेगी। एक अनुमान कहता है 25.7%। अब जब ऐसी स्थिति है तो ये मान के चलिए कि केंद्र और राज्यों के जो अपने रेवेन्यूज हैं वो भी घटने वाले हैं। जब रेवेन्यू घटने वाले हैं तो खर्चे करने के लिए पैसे नहीं होंगे। जो पहले से बंधे हुए खर्चे हैं, सैलरीज, बाकी चीजें, गाड़ियां, तेल का खर्चा, लटरम टटरम, जो इतना सारा खर्चा है वो देना पड़ेगा। ऊपर से कोविड का खर्चा है, कुछ ना कुछ राहत के कार्यों में भी खर्चा लग रहा है, तो ये नया पैसा कहां से आएगा? तो सारे स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बोरोइंग की रेट्स को ध्यान में रखते हुए, बाकी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट माना जाता है उसको कहते हैं कि जो किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जो उसकी मॉनेटरी सिस्टम को संभालने वाली इंस्टीट्यूशन होती है, वो डेफिसिट को मोनेटाइज करती है, वो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई मार्केट में लाती है और उसके कारण। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं सिद्धार्थ, थोड़ा और सरल करना पड़ेगा। देखिए, आम आदमी के लिए, ये जो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं वो समझ जाएंगे जो आप बात कर रहे हैं, थोड़ा और सरल कीजिए। देखिए, आम आदमी के जहन में, आम आदमी को ये समझाने की जरूरत है, जब ये कहते हैं ना कि भाई नोट छापेगी सरकार और करेंसी छापेगी, नोट छापे जाएंगे, आम आदमी कहेगा अरे भाई नोट छापने में क्या है, सरकार की प्रेस है लगता क्या है नोट छापने में, जस्ट अ प्रोमिसरी नोट ना, कागज का टुकड़ा ही है, तो जितना छापना है छाप दो, तो उसमें इतनी दिक्कत क्यों होती है? ये देखिए, सरल भाषा में थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि जब सरकार नोट छापती है या तो वो बॉन्ड जारी करेगी या वो किस तरह से एक लाइबिलिटी क्रिएट होती है। जब आप ज्यादा नोट छापेंगे तो आपका पैसा डीवैल्यू हो सकता है, आपकी रेटिंग, ये थोड़ा सरल भाषा में समझाइए दर्शकों। देखिए, ये बड़ी सरलता से अगर समझा जाए तो इस कागज का वैल्यू क्या है? इस कागज का वैल्यू होता है जो उसमें एक दस्तखत होता है रिजर्व बैंक गवर्नर का कि जब आप ये पैसा कहीं जाएंगे आपको इसका वैल्यू मिलेगा, इट विल बी ऑनर्ड। और तो ऑनर पहले कैसे होता था? तो गोल्ड पेग होता था कि जितना आपके पास सोना है किसी इकोनॉमी के पास, उसके इक्विवेलेंट की आप करेंसी छापो ताकि आप उसकी भरपाई कर पाओगे, क्योंकि आपके पास रिजर्व, तो इतना सोना है आपके पास, इतने नोट छाप सकते हो। आज क्या व्यवस्था है? अब वो व्यवस्था नहीं रही है, काफी समय से वो व्यवस्था समाप्त हो गई है। अब नोट छापे जाते हैं, परंतु ये ध्यान रखा जाता है कि एक, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमल लेवल मानी जाती है कि कितना कर्जा हो सकता है किसी सरकार पे एक इकोनॉमी में। अब इसके अलग अलग आंकड़े हैं, कई वर्षों से ये माना गया, और हमारी जो करंट, बाय द वे, अभी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट जो है वो एक परसेंटेज मानता है, जिसमें हमारा लक्ष्य ये था कि हम 3% से कम हो जाएंगे आने वाले 1-2 वर्षों के अंदर, पर उसमें अब पॉज लग चुका है। अब जो ये गैप है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, मतलब मैं थोड़ा सा बीच में सवाल के जरिए आपका जवाब चाहूंगा। मतलब फर्ज कीजिए 4 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई सरकार के पास, जो उसका टारगेट था। अब ये पैसा कहां से लेकर आए? तो सरकार क्या करेगी कि भाई वो बॉन्ड जारी कर देती है इंस्टीट्यूशंस को, भाई बॉन्ड दे दिए कि आप बॉन्ड खरीदो, मैं आपको 4% ब्याज दूंगा या 5% या 8%, जो भी सरकार ने तय किया, तो लोग उसे खरीदेंगे, सरकार के पास पैसा आ गया। तो वो मतलब छपाई, सही मायने में छपाई का मतलब नहीं है, पर वो पैसा आ गया। यही है ना जिसे हम नोट छापना भी कहते हैं। गलत तो नहीं मैं कह रहा?
नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट। अभी की जो व्यवस्था है हाँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जो बोरोइंग प्रोग्राम होता है, हर हर बजट में सबसे बड़ा एक आंकड़ा जो अनाउंस किया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार कितना बोरो करेगी। हाँ। तो ये आप अभी के सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। अब हाँ। अगर हम जंप अब असल में नोट छापने की नौबत आती है तब क्या होगा, ये अब नहीं, समझाइए। इसको ऐसे समझते हैं सर। हाँ। मान लीजिए अब इस साल रिक्वायरमेंट एकदम से 10 लाख करोड़ की आ गई। 4 लाख का प्रोग्राम था, ये 6 लाख कहां से आएगा? हाँ। ये 6 लाख जैसे ही आप एडिशनली बोरो करेंगे किसी इंस्टीट्यूशन से, तो ये 6 लाख करोड़ आपको वहां से बोरो करना पड़ेगा। उसके कारण क्या होगा कि बाकी बोरोवर्स को, प्राइवेट सेक्टर को, इंडस्ट्री को पैसा मिलने में दिक्कत होगी। When that happens, उसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो उसके भी फाइनेंशियल और फिस्कल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होते हैं। तो अब करें क्या? ये जो एडिशनल पैसा है ये कहां से आएगा? तो ये सिंपल एक एडिशनल पैसा होता है। जो आरबीआई के पास कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आरबीआई ने कौन सी इंस्ट्रूमेंटैलिटी डिसाइड की है। इस पे चर्चा जरूर हुई है, पर यह तय है कि रिजर्व बैंक एक प्रकार से पैसा ट्रांसफर करेगा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को। उस ट्रांसफर के कारण क्या होगा कि फ्रेश बोरोइंग नहीं होगी, उसका इंपैक्ट मार्केट की बॉन्ड रेट्स पे नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट्स पे नहीं होगा। वो पैसा डायरेक्टली केंद्र सरकार, केंद्रीय बैंक से, सेंट्रल बैंक से केंद्र मतलब सरकार सीधा छपाई की जाएगी नोटों की, केंद्र सरकार को दे दिए जाएंगे। और आपको याद होगा पिछले वित्तीय वर्ष में आरबीआई ने अपने रिजर्व्स में से ट्रांसफर किया था डिविडेंड एंड हाँ, 1,40,000 करोड़ सबसे ज्यादा आज के इतिहास में। चीज नहीं है ये, वो चीज नहीं है ये, इससे परी एक तीसरे प्रकार मतलब नोट छापे जाएंगे, पर उससे क्या हमारे रुपए की, मेरे पास सपोज करो कि 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, अब आरबीआई ने नोट छाप दिए, केंद्र को दे दिए 6-7 लाख करोड़ रुपए, तो पैसे की वैल्यू कम नहीं हो जाएगी क्या सिद्धार्थ? नहीं। किसी जो आपके एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो सेविंग्स बैंक में हो, जो नॉर्मल सेविंग्स रेट पे, नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं रुपए की कीमत कम नहीं हो जाएगी क्या? नहीं, रुपए की करेंसी डिवैल्यू नहीं होगी क्या? नहीं, करेंसी डिवैल्यूएशन का अगर तब ये एक प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट आता है अगर वो पैसा अंधाधुंध खर्चाया जाए। दैट मींस कि आप एक इन्फ्लेशनरी पुश दो, यानी आपने कर्जा लिया और जाके पिक्चर देखने में उड़ा दिया, तो वो इन्फ्लेशनरी स्पेंडिंग है। परंतु अगर आपने कर्जा लेके अपने घर में या कहीं पे एक छोटा सा कारखाना लगाया है, तो वो इन्फ्लेशनरी नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो पर आरबीआई जो ये डिविडेंड देता है, आपने अच्छी चीज कही, 1,40,000 करोड़ दे दिया था, सरप्लस था आरबीआई के पास। अगर ये नोट छापे जाते हैं तो फिर आरबीआई साल, 2 साल, 3 साल के लिए कोई डिविडेंड नहीं दे पाएगी, करेक्ट? जी नहीं, या दे पाएगी? इससे आरबीआई की अपनी बैलेंस शीट की अर्निंग पे डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ेगा, परंतु वो अपने नेट लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट को चेंज करेंगे। एग्जैक्टली। अगेन संदीप, क्योंकि अभी तक आरबीआई ने ये संकेत नहीं दिए हैं कि वो क्या इंस्ट्रूमेंटैलिटी यूज करेगी। मैं ये कहूंगा कि जैसे हमें संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार को अगर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पैसा लगाना है, तो क्या ये बेहतर रहेगा कि वो जाके मार्केट में बोरो करे, और दूसरों के लिए पैसा रहेगा ही नहीं सिस्टम में, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगी, होम लोन और कार लोन तक की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, कि एक दूसरा सिस्टम होगा जो बिटवीन आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसमें आम आदमी को मिनिमल इंपैक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन का खतरा दोनों सिनेरियोज में है, परंतु इन्फ्लेशन आज की डेट में संदीप, क्योंकि हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक सर्कमस्टेंस में, हाँ, होने दो महंगाई, आईएमएफ अपने आंकड़े देता रहे, और मैं ये कहूंगा कि इस बारी अब महंगाई उस प्रकार से होगी, डिमांड तो है नहीं, महंगाई फूड इन्फ्लेशन हो सकती है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई कहां बढ़ने वाला है, सप्लाई के भी इश्यूज हैं। इसलिए अगर जो इन्फ्लेशन होगी भी संदीप, आपने देखा लॉकडाउन होने के बाद तुरंत सब्जियां और ऐसी चीजों के दाम बढ़े। वो क्यों बढ़े? क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन हुआ। हाँ। लेबर नहीं था कई जगह पे, किसी किसान को या जो सब्जी उगाने वाले को अपना माल ले जाने की अनुमति मिली नहीं। जब उसने बड़ी मुश्किल से चोरी छुपे वो माल कहीं तक ले गया, तो वहां पे खरीदार ज्यादा थे, तो उसने दाम बढ़ा दिए।
एबनॉर्मल सप्लाई साइड इन्फ्लेशनरी डायमेंशन था। अगर आप सप्लाई साइड की डिसरप्शन हटा दें तो इंडिया हैज बीन ऑन अ डिफ्लेशनरी ट्रेंड, माइनस वेजिटेबल्स जिसमें हाँ, सीजनैलिटी फूड होती है। इन्फ्लेशन के अलावा महंगाई कोई अभी बड़ी चिंता है नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग अभी तो, इन्फ्लेशन तो है। हाँ, अभी बाजार में जा कौन रहा है। अब देखिए, हमने नोट छापने का पूरा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया, ये जरूरी है। और अब जीएसटी की भी बात करते हैं सिद्धार्थ। 3 साल कल पूरे हो जाएंगे। 30 जून 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। अब ये बिजनेस स्टैंडर्ड की ही हेडलाइन है, लॉन्ग वे टू गो फॉर गुड एंड सिंपल टैक्स। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था, प्रधानमंत्री मोदी ने 30 जून 2017 को कहा था इन रियलिटी इट इज अ गुड एंड सिंपल टैक्स। पर रियलिटी में 3 साल बाद भी जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स बन पाया है क्या सिद्धार्थ? संदीप, आपने कुछ मेमोरीज को छेड़ा। जिस बार जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उस रात को मैं भी लाइव था चैनल पे और हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, आपने भी जरूर की होगी। और मुझे ये ध्यान आता है कि उससे कुछ समय पहले हमने एक टैगलाइन चलाई थी गुड एंड सिंपल टैक्स की। और जब ये टैक्स आया और 2-3 महीने में उसका इंपैक्ट हमें समझ आया, आपको ये याद रखना होगा कि जीएसटी डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद आया था। बिल्कुल, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी, 30 जून 2017 को जीएसटी। और मैं ये बार बार कहता हूं कि वो 6-7 महीने भारत के इकोनॉमिक इतिहास में 1992, 93, 91 वाले जो रिफॉर्म्स थे, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फेज अगर हमारी इकोनॉमी में था जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई, वो था। अब उसके नतीजे समझने में हमें 18 नवंबर 2017 का इसी आर्टिकल में पूर्व प्रधानमंत्री, देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, मनमोहन सिंह का भी एक बयान। 18 नवंबर, देखिए, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी, 30 जून 2017 को जीएसटी, और उस जीएसटी के लगभग 4 महीने बाद 18 नवंबर 2017 को मनमोहन सिंह ने क्या कहा? What is the net impact of demonetization and hasty implementation of GST? It led to a slowdown of our economic growth. तो आपने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की, उम्मीदें बहुत थी, लेकिन अब 3 साल बाद आप कैसे विश्लेषण करेंगे? देखिए, आज अगर मैं इसकी हेडलाइन दूंगा तो मैं गुड एंड सिंपल टैक्स की तो अब बात नहीं करूंगा क्योंकि वो समय निकल चुका है। अब मैं कहूंगा कि जो जीएसटी होना चाहिए वो ग्रेटली सिंप्लीफाइड टैक्स होना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, ग्रेटली सिंप्लीफाइड, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, जो सबसे बड़ी इसमें एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी। और देखिए, हमें ये मानना पड़ेगा कि जीएसटी लाना ही इन इटसेल्फ वाज अ वेरी बिग पॉलिटिकल स्टेप, क्योंकि इट वाज विश्व भर में ये देखा गया है कि जहां भी जीएसटी लाया गया, छोटी या बड़ी इकोनॉमी, मलेशिया से लेके बड़ी से बड़ी इकोनॉमी में जब भी जीएसटी आया तो 3 से 5 वर्ष तक ग्रोथ का स्लो डाउन हुआ। बिल्कुल, स्टेबलाइज होने में वक्त लगता है, ये इतना बड़ा रिफॉर्म है। इसलिए ग्रेटली सिंप्लीफाइड टैक्स इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब 5 दरें और सेस और सरचार्जेस, बाकी कॉम्प्लिकेशंस हमने लाई, तो हमने सिंपली क्या किया कि पुरानी चीजों को एक बास्केट में डाला और उस पे एक प्रकार से लेबलिंग चेंज कर दी, और हर स्टेट ने और सेंटर ने कहा या भैया मेरे तो पैसे जितने पहले मिलते थे वही मिलने चाहिए। और ये वन कंट्री वन टैक्स वाली बात ही, मतलब यू आर टर्निंग इट ऑन इट्स हेड। दिस इज नॉट अ वन कंट्री वन टैक्स, 5 स्लैब्स हैं। अब मैं ये मानता हूं कि जो हमने अनुभव किए हैं और हमने जो देखा है कि कई सारे डेली मास कंजम्पशन के आइटम्स को हमने बिल्कुल जीरो रेट पे डाल दिया है, उसके कारण थोड़ी एनॉमलीज आ गई हैं कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है। जैसे रेस्टोरेंट्स का विषय है, उन पे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट में आनन फानन में कुछ स्टेप लिया था 1-1.5 वर्ष पहले। तो अब एक मेरा अनुरोध रहेगा कि 3 साल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए जो फेडरल काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, जो मैं मानता हूं कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी अगर हमारी कंट्री की है जिसका हर भारतीय की जीवन पे असर है, वो है जीएसटी काउंसिल। मैं तो उनको शायद इससे भी बड़ा हो सके तो दर्जा दे सकता हूं, बट वो पॉसिबल नहीं है संविधान की दृष्टि से। सो जीएसटी काउंसिल मस्ट, संदीप, नाउ लुक एट वन रेट।
यस। और उस एक रेट को, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, जो पहले बोला जाता था रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, मैं कह रहा हूं उसको भी आप भूल जाइए। आप 3 वर्ष के बाद इस समय पे जो अगले 5 वर्ष के लिए रेवेन्यू न्यूट्रलिटी की प्रोजेक्शन है, क्योंकि इकोनॉमी में इतना बड़ा बदलाव आया है, टैक्स कलेक्शन इतनी बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई है, तो मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि आपकी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट शायद 2 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा हो सकती है हाँ, पुरानी कमिटीज की सजेशन से। बट कृपया करके भारत के भविष्य के लिए आप एक रेवेन्यू आरएनआर पर लाइए। यहां पर तो उल्टी गंगा बही जा रही है ना, संकट काल, संक्रमण काल की दुहाई देते हुए कि देखिए जीएसटी कलेक्शन हो नहीं रही है, 1.25 करोड़ का एवरेज हर महीने आना चाहिए। पिछले महीने का तो 62,000 करोड़ था, उससे पिछले महीने 33,000 करोड़ था। यहाँ तो अब कहा जा रहा है 5% जो स्लैब है उसको 7-8 कर दो, 12 को ख़त्म कर दो, 12 वाले को सबको 18 में ले जाओ। यहाँ सिंप्लीफिकेशन या वन रेट की तो बात ही नहीं हो रही है। देखिए, यही मैं कह रहा हूं, इस समय पे सबसे ज्यादा पॉलिटिकल लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करने की आवश्यकता है। इस जीएसटी का अगर ट्रू बेनिफिट, और खासकर हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी पे जो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, देखिए जीएसटी का बड़ी कंपनीज पे बहुत बड़ा लाभ हुआ, पर हमारी जो बड़ी मात्रा में इनफॉर्मल एमएसएमई इकोनॉमी है उस पे बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा। उनके मार्जिन्स ऑफ अर्निंग्स कंप्रेस हो गए, बिल्कुल नेगेटिव में चले गए। और आम आदमी को ध्यान में रखते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें एक रेवेन्यू न्यूट्रल रेट लानी चाहिए। 3 साल के अनुभव पे जो भी नई कैलकुलेशन से रेट निकले, आप अधिकारियों को ये काम देंगे, 15 दिन में रिपोर्ट बन के आ जाएगी। उसके ऊपर हम एक सिन टैक्स की रेट रखें। मान लीजिए कुछ चीजें जैसे सिगरेट, शराब पे हम उनको सस्ता नहीं रखना चाहते, वो रेवेन्यू की दृष्टि और से ये जो तेल का खेल होता है, देखिए 20 दिन बाद बिल्कुल, ब्रेक लगी है, ये तेल आना चाहिए जीएसटी में कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और इसको भी आप एक फ्यूल्स की एक रेट आप मान के चल सकते हैं कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट से थोड़ी बड़ी होगी। हाँ, कोई बात नहीं, पर ये तमाशा तो बंद हो कि एक्साइज ड्यूटी भी लग रही है, वैट कोई अपना कुछ कर रहा है, 16.5 से दिल्ली सरकार 30% वैट कर देगी रातों रात डीजल पर। ये तमाशा तो बंद हो ना। ये तमाशा बंद होगा। अल्कोहल को भी पूरी तरीके से लाना चाहिए। और यही मैंने कहा, सिन टैक्स रेट जो है सिन गुड्स पे उनको ऊपर ले जाए, और एक जो बिलो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, जिसे हम कंसेशनल रेट कहें, जिसमें हमें आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े तबके के लिए, किसान के लिए और बाकी जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनके लिए जो हमें रियायतें देनी है, हम उनको लोअर रेट पे रखें। इनपुट क्रेडिट का सिस्टम हम कृपया करके, जो हमने इनपुट क्रेडिट हटा दिया, देखिए क्या हुआ, एक बहुत मेरे हिसाब से तो बड़ा गलत डिसीजन था जीएसटी काउंसिल का कि जी लोगों ने कहा नहीं नहीं जी आपने रेट बढ़ा दी, ठीक है जी रेट बढ़ा देंगे बट इनपुट क्रेडिट हटा देंगे। अब आप समझ लीजिए कि इनपुट क्रेडिट हटाने से जो वेरी प्रिंसिपल था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, उसको आपने डिस्टॉर्ट कर दिया। हाँ। तो अगर आप डिस्टॉर्शन की बेसिस पे टैक्स का आर्किटेक्चर बनाएंगे तो उसका गलत खमियाजा तो होगा ही होगा। हाँ, उसको देसी भाषा में कहूं मुद्दा मार दिया, पूरा लॉजिक जो था वो मुद्दा मार दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, थोड़ा समझाना चाहिए ना, आम आदमी की थोड़ी दिलचस्पी बढ़ानी पड़ेगी ना, इस तरह के शब्द भी इजाद करने पड़ेंगे अर्थव्यवस्था के लिए भी। और इससे एक जुड़ा विषय है कि जो हम कई बारी हमारे देश की मिडिल क्लास को हम बार बार भूलते हैं। देश की मिडिल क्लास एक्चुअली प्रोडक्शन क्लास है। ये टैक्स भी देती है, ये सबसे ज्यादा समय कामकाज पे देती है, ये सबसे ज्यादा खर्चा करती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये शहरों में रहती है, ये लोकल टैक्सेस बाकी चीजों का पालन क्रियान्वयन करती है, यही दुकानों में जाके सामान खरीदती है, यही महीने में 1-2 बारी रेस्टोरेंट में जाके फैमिली के साथ कुछ खाती पीती है। ये प्रोडक्शन क्लास है। इस प्रोडक्शन क्लास को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि सर्विसेज टैक्स की मार इन पे बहुत ज्यादा पड़ी। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस विषय पे मैं बार बार कई वर्षों से इस विषय को उठा रहा हूं और दुर्भाग्य है कि शायद इसकी बात सुनी नहीं जा रही। आप एक बारी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, आप अपने परिवार के लिए रिस्क कवर लेते हैं, हर साल आप उसका प्रीमियम भरते हैं, प्रीमियम आप अपने टैक्स पेड पैसे से भरते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि पॉलिसी लेते टाइम आपने एक बारी मेरे से सर्विस टैक्स ले लिया तो ले लिया,
हर वर्ष आप प्रीमियम पे क्यों सर्विस टैक्स? और इसमें भी एक झोल है। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया। मैंने अभी एक अपना प्रीमियम भरा और कुछ पॉलिसीज हैं वो क्लब करके एक लमसम बन जाता है। और एलआईसी की मैं बात कर रहा हूं, 2014 से पहले की पॉलिसीज पर मेरा जीएसटी नहीं लगता है, जो अमाउंट बताते हैं वही। और उसके बाद जो मैंने पॉलिसीज ली हैं उसमें आप क्लिक टू पे करने के लिए जाइए, जीएसटी का अमाउंट भी लग गया। मैंने अपने एजेंट से पूछा कि सर ये ना कुछ साल पहले तक तो नहीं था, अब उसके बाद की जो पॉलिसीज आपने ऐड कराई हैं उसमें आप जीएसटी भी देंगे। मतलब कमाल की बात है। बिल्कुल। और ये देखिए, इसमें अगर हम आंकड़े देखें, और मैं इसको बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जो देश का अमीर व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है, उसके सारे खर्चे टैक्स पेड होते हैं। उसकी गाड़ी, उसके बाकी खर्चे, वो सब उनको टैक्स ट्रीटमेंट से लेता है। यहां तक कि वो अपनी गाड़ी पे डेप्रिसिएशन भी क्लेम करते हैं, क्योंकि गाड़ी फर्म के नाम पे होती है। जो गरीब है उसको हमने सपोर्ट करना है, उसको हमने कैश बेनिफिट देने हैं, उनको और प्रकार के सपोर्ट देने हैं ताकि वो ऊपर आ सके। तो बीच की जो मिडिल की क्लास है, इस मिडिल की क्लास से ही आप सारा टैक्स लेते हैं। आप देखिए, सारे जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, फौज में, रेलवेज में, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में, यही टैक्स पेयर्स हैं। मैं अगर एक बात कहूं मिडिल क्लास के लिए, आप एक अहम मुद्दा उठा रहे हैं, बाकी खबरें अभी छोड़ देते हैं, इस पर ही हम थोड़े चर्चा करते हैं। अब जो ये कहते हैं ना 10, 20, 30% की टैक्स स्लैब है, कि जैसे मानो अगर आप एक अमाउंट से ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आप 30% ही टैक्स देंगे। मैं कहता हूं ये भी गलत है। दरअसल अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूं ना सिद्धार्थ, मैं 60 से 65 रुपये तो टैक्स में दे रहा हूं, 60 to 65% टैक्स दे रहा हूं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। आप अपनी सारी इनडायरेक्ट जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, मैं वही तो, ये सब जीएसटी ये सब कुछ मैं लगा लूं। आपने रोड टैक्स की बात की कि भाई गाड़ी खरीदते हैं रोड टैक्स, यहां इस देश में ही ये कमाल है, रोड टैक्स हम दे रहे हैं। एक बार मैंने गाड़ी ली, 1.5-2 लाख रुपए आपने रोड टैक्स का वन टाइम रोड टैक्स ले लिया। और उसके बाद मैं यहां से जयपुर जाऊं या यहां से आगरा जाऊं तो हर 20, 30, 50 किलोमीटर के बाद मुझे टोल टैक्स भी देना है। अरे भाई, फिर मैंने वो रोड टैक्स क्यों दिया? गड्ढों पर चलाने के लिए दिया क्या? नहीं, देखिए, आपने जो विषय उठाया है ये बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ा विषय है, और मैं भी इसमें एक दो चीजें जोड़ देता हूं। अब आप मुझे बताइए कि मैंने जब टैक्सेशन के बारे में पढ़ाई की अपनी पढ़ाई के दिनों में, और बाद में भी एक रिपोर्टर के नाते, तो मुझे बार बार एक चीज सीखने को मिली, सुनने को मिली, कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये रिग्रेसिव होते हैं, और इनकम टैक्स जो होते हैं वो जस्टिफाइड टैक्स होते हैं, इक्विटेबल होते हैं। यानी क्या मतलब इसका साधारण सी भाषा में, इनकम का टैक्स आपकी कमाई से जुड़ा होता है। जो ज्यादा कमाए वो ज्यादा टैक्स दे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये दुनिया भर एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों रिग्रेसिव होता है और इनडायरेक्ट टैक्स एक प्रकार से अत्याचारी क्यों होता है? मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा। 15 वर्ष पहले पूर्व एक बारी में एक हैदराबाद में था, और वहां उन दिनों 15-18 वर्ष पहले की बात होगी, नए नए मॉल खुलने शुरू हुए थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स। और मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया और वहां मैंने देखा कि काउंटर के पास एक कीचड़ से सना हुआ, लगभग जिसके पांव सने हुए थे, एक मजदूर वहां पे एक पेप्सी की, कोला की किसी प्रकार की बोतल लेके खड़ा था लाइन में उसके लिए पैसे देने के लिए। और मैंने भी अपना काम किया, इसको मैंने ऑब्जर्व किया। ये बाहर निकला दुकान से, वहां साइड में जाके इसने अपना गमछा खोला, गले में रख के उसने आराम से वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी। अब ये देख के मुझे कई अनुभव हुए कि एक तो कि इतनी कॉन्फिडेंस से हो गया, और मेरा बड़ा मन किया कि मैं उससे पूछूं, पर लैंग्वेज का एक बैरियर था वहां पे। दूसरा, इस उदाहरण को मैंने इसलिए दिया कि मैं भी उस लाइन में खड़ा था और मेरे साथ और भी कई लोग थे जिनकी उस मजदूर के कंपैरिजन में कमाई ज्यादा थी। बिल्कुल, ये लोग भी वही सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खरीद रहे थे। इन लोगों ने भी सॉफ्ट ड्रिंक पे वही, उन दिनों जीएसटी नहीं था, वो वैट उसने दिया जो उस बेचारे मजदूर ने दिया। अब बताइए, क्या उस मजदूर को वही टैक्स देना चाहिए जो वहां बिल्कुल नहीं, के सामने ऑडी या बीएमडब्ल्यू में बिल्कुल नहीं।
तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपकी कमाई और आपकी हैसियत पे नहीं है, वो सब पे एक समान लगते हैं। इसलिए दुनिया की आप कोई जहां अच्छी टैक्स इकोनॉमी देखें तो आप देखेंगे टैक्सेस ऑन इनकम आर हाई, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर लो, ताकि हर व्यक्ति जिसकी कमाई जितनी है वो इक्विटेबली अपना टैक्स दे। मतलब मैं जीएसटी पर फिर से आऊं, 3 साल कल पूरे हो रहे हैं सिद्धार्थ, जो आप एक वन टैक्स की बात कर रहे हैं, आप दरअसल कह रहे हैं ये जो 5, 12, 18, 28 तक के जो टैक्स हैं, दरअसल क्या फिगर जो आप कह रहे हैं वो 12% ना हो 15% कर दो। आप 2% कह रहे थे, मैं कह रहा हूं 3%, 14-15% एक फ्लैट रेट होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल इसको 3 साल के डेटा देख के, क्योंकि हजारों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज exactly. और उसको जब हम सर्विसेज के साथ जोड़ के करें तो एक ऐसी रेट निकालनी चाहिए जिसमें रेवेन्यू न्यूट्रलिटी हो। आपने एक विषय बहुत अच्छा उठाया, आप बार बार वन टैक्स कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो इसमें दूसरा शब्द जोड़ा गया था वन टैक्स वन इंडिया, वो वन टैक्स वन इंडिया तब तक पूरा नहीं होगा, वो पूरी फॉर्मूला बैठेगी नहीं जब तक आप अल्कोहल, फ्यूल और जो एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं उनको इसमें मर्ज इसके ना परव्यू में नहीं लाते। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो एक स्ट्रक्चरल इशू हमें ध्यान में रखना पड़ेगा आज की डेट में, हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में है, रिसेशन में है, इनफैक्ट नो लॉन्गर इन अ स्लो डाउन। तो मैंने जो आपसे बात कही रेवेन्यू न्यूट्रल रेट अगर हायर हो, दैट इज इन आइडियल सर्कमस्टेंसेस। इन द टाइम बीइंग एज अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर, आपने जो संकेत दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय उठाया है। 2008 में जब ग्लोबल स्लोडाउन हुआ था, फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था, तो हमने अपने इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स घटाए थे। सर्विस टैक्स 2 परसेंटेज पॉइंट से घटाया था, एक्साइज घटाई थी, जिसके कारण इकोनॉमी में कंजम्पशन का बूस्टर आया था। हमें वो अभी करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर इकोनॉमी उठेगी नहीं, और इकोनॉमी उठेगी नहीं तो रेवेन्यू ही नहीं आएगा, चाहे कुछ भी रेट हो। कुछ भी रेट हो। तो जीएसटी को एक तो सुधार उसका करना है, उसको ग्रेटली सिंप्लीफाई करना है, तो वो एक अलग विषय है। बट टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर, मैं आपकी बात जोड़ के ये कहूंगा कि अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कट करने की स्टेज आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। आज हम और खबरें नहीं लेंगे, पर आज बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही और दर्शकों को समझ में आया ये नोट छापने की प्रक्रिया क्या होती थी, पहले क्या होता था, सोने के लिहाज से करते थे, कितना सोना हमारे पास है, फिर बॉन्ड्स इशू करने लगे, हम सीधे सीधे नोट भी छाप सकते हैं, ये आपने समझाया। और जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, ग्रेटली सिंप्लीफाइड टैक्स, जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया। गुड एंड सिंपल की तो बात भूल जाइए, पर इसे ग्रेटली सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ शराबी। तो आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।